देखो लास्ट क्लास में हमने जो मैक्सवेल बोल्टेजमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन था उसके ऊपर डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन किए थे। वो दोनों क्वेश्चन क्या थे, एक तो डिजेनरेसी के ऊपर डिपेंडेंट था और एक नॉन डिजेनरेसी के ऊपर डिपेंडेंट था। अब देखो ऐसे कैसे आप लोगों को क्या बोल दिया जाए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपने टोटल कणों में से कितने पार्टिकल का उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उस कंडीशन में कणों की संख्या ज्ञात कैसे करोगे, उसके ऊपर एक डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो वो भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास में n 100 कण है, ठीक है, 100 कणों में से 80 कणों के पहली अवस्था में आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट, मतलब आपके पास में 100 कण है और 100 कण में आपके पास में क्या है, 2 एनर्जी स्टेट है, E1 और E2, ठीक है। तो उस कंडीशन देखो, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 बराबर 2% और इसकी प्रोबेबिलिटी P2 बराबर क्या है, 98% या मान लो 90% या 20% के करीब। तो इस प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, 20% या 80%, इसका मतलब ये है कि आपके 100 में से 80 पार्टिकल तो या 99 पार्टिकल तो या 90 पार्टिकल जो भी होंगे वो किस में होंगे, ऊपर वाले स्टेज में होंगे, और बाकी वाले पार्टिकल जो बच जाएंगे वो कौन से होंगे, दूसरी स्टेज में होंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो ठीक है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको मालूम होती है ना, तो उस आधार के ऊपर भी आप ये बता सकते हो कि उसमें से कितने पार्टिकल कौन से स्टेट के अंदर। अब मान लो आपके पास में टोटल n पार्टिकल 100 है और 100 में से आपको ये बताया गया कि आपके पास में 2 एनर्जी स्टेट है, उन 2 एनर्जी स्टेट में आपने क्या किया है, अलग अलग पार्टिकल का क्या किया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहले स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2%, दूसरे पार्टिकल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 98%। मतलब एक की 2% और एक की 98% है, तो इसका मतलब ये कि 100 में से अगर आप 2% निकालोगे तो उसमें क्या होगा, 2 पार्टिकल आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट स्टेट में हो सकते हैं, बाकी वाले पार्टिकल कौन से स्टेट में हो सकते हैं, सेकंड स्टेट में। कभी कभार क्या है, देखो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ के आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा घुमा के, कि आपको बोल देगा कि आपके पास में कण है इतने और इन कणों में से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आपने कितने पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या कितने कौन से स्टेट में, मतलब इन दोनों स्टेट में कितने कितने पार्टिकल है उसके बारे में बता दीजिए या उसके बारे में बताइए। तो वो भी आप क्या कर सकते हो, इन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलों से क्या कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ही बोला था, अभी जो चल रही है सेकंड यूनिट वो पूरी की पूरी आपके क्लासिकल मैकेनिकली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चल रही है। तो जो भी चीज पढ़ी जाएगी वो सारे के सारे क्या होंगे, आप लगभग देखोगे तो भेद कण या डिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल होंगे उनके ऊपर पढ़ा जाएगा। जो क्वेश्चन क्या है, एक निकाय में n भेद कण है, प्रत्येक कण की 2 अनअपभ्रष्ट का मतलब नॉन डिजेनरेट अवस्थाएं हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ पे इसने ये बोल दिया कि आपके पास में जो एन पार्टिकल है ना वो क्या है, 2 स्टेट में हो सकते हैं, मतलब इन एन पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में या कुछ पार्टिकल सेकंड स्टेट में होते हैं। तो आपके पास में कुल मिला के क्या है, इन कणों के किसी भी अवस्था में पाए जाने की, कोई भी किस अवस्था में पाया जा सकता है, उन पहली अवस्था में या दूसरी अवस्था में, उनके बारे में उसने पहला ही बोल दिया कि जो भी जिन भी अवस्था में होगा वो दोनों की दोनों कैसी है, नॉन डिजेनरेट स्टेट है। नॉन डिजेनरेट स्टेट मतलब जी का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब इसने क्या कहा, प्रत्येक कण की कितनी अवस्था है, 2 अवस्थाएं है, तथा इन अवस्थाओं की ऊर्जाओं के बीच में क्या अंतर है, इन अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतराल क्या है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो निकाय में प्रत्येक ऊर्जा स्तर के कण ज्ञात कीजिए।
यदि ताप का मान क्या है आपके पास में 300 केल्विन। अब देखो यहाँ पे नंबर तो इसने नहीं बोला कि कितने कण है, 100 कण है, 200 कण है, 300 कण, सिर्फ इतने इसने क्या बोला n कण है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली कैसे बता पाओगे कि सर ये तो n कण है, n कण हम कैसे कहेंगे कि कितने पार्टिकल किसमें है, कितने पार्टिकल किसमें है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। मतलब अगर आप सिंपली प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेते हो इन दो एनर्जी अलग अलग स्टेट की, तो उस प्रोबेबिलिटी के आधार के ऊपर भी आप क्या बता सकते हो कि किस स्टेट में कितने पार्टिकल होंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है, जैसे कि मान लो कि P1 प्रोबेबिलिटी, पहले एनर्जी स्टेट के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मान लो पहले स्टेट में n1 पार्टिकल है, टोटल क्या है n1 n, तो यहाँ पे n1 पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी P1 इंटू n। मतलब आप अगर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात कर लेते हो, मतलब दोनों स्टेट की अगर प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात कर लेते हो, तो भी आप पता कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कितने परसेंटेज पार्टिकल, टोटल पार्टिकल के कितने परसेंट पार्टिकल पाए जाएंगे, वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे कि n1 पार्टिकल वो क्या है P1 स्टेट के अंदर है, तो उनकी पाए जाने की फर्स्ट स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे आप, P1 बराबर n1 अपन n लिखोगे। ऐसे ही ऐसे सेकेंड के लिए n2 का मान क्या आ जाएगा आपके P2 इंटू n आ जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस क्वेश्चन में करना और कुछ भी नहीं है, वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का अप्लाई करना है और किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। मतलब फर्स्ट स्टेट के लिए पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी और वैसे क्या करनी पड़ेगी, सेकंड स्टेट के लिए भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है तो इस फॉर्मूले से हम ये भी पता कर सकते हैं कि टोटल n का कितना प्रतिशत भाग जो है फर्स्ट स्टेट में होगा और टोटल पार्टिकल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो सेकंड स्टेट के अंदर पाया जाएगा। किस ऊर्जा अंतराल के लिए, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस के लिए। अब देखो डायग्राम, एनर्जी स्टेट फर्स्ट, एनर्जी स्टेट सेकंड, ठीक है। पहले के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P1, दूसरे के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P2। पहले में पार्टिकल N1 है और दूसरे में पार्टिकल N2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या दिया गया है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जूल में लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके, डेल ऑफ E बराबर 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जो N1 है वो किसके बराबर होगा, N इंटू P1 के, N2 जो है वो किसके बराबर होगा, N इंटू P2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो N2 का मान पता चल गया, N1 का ये इस तरीके से फॉर्मूले में के रूप में पता चल गया। अब मेनली आपको क्या करना है, जो आपको ये दी गई वैल्यू है, इन वैल्यू के आधार के ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। और एक चीज इसके अंदर ये बोला कि जो G2 है, मतलब ये स्टेट है, इसकी डिजेनरेसी V1 और इसकी भी डिजेनरेसी 1। मतलब आप कितने भी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर लो दोनों ही स्टेट के अंदर, पहले और दूसरे दोनों स्टेट में जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके पश्चात जो इनकी एनर्जी होगी, उस एनर्जी के समान बाकी कोई भी स्टेट आपके पास और कोई एनर्जी स्टेट उस एनर्जी के नहीं होंगे, तो डिजेनरेसी क्या होगी, 1 होगी। जब डिजेनरेसी 1 हो गई तो उस कंडीशन में आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से 1 अपॉन जी ई की जी आर ई की पावर माइनस की बीटा ऑफ ई आर, और यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई की पावर माइनस की बीटा ऑफ ई आर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो उस कंडीशन में अब आप क्या क्या कर सकते हो, दो अलग अलग स्टेट के लिए इसको अप्लाई करोगे। फर्स्ट स्टेट के लिए लिखोगे तो P1 बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन जेड, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, ये किसको पोजीशन करता है, जेड को, सारे स्टेट के कॉम्बिनेशन के कारण आएगा, तो जेड फिक्स हो गया। तो P1 बराबर क्या गया, 1 अपॉन जेड कोष्टक में ई की पावर माइनस की बीटा E1। ऐसे कैसे सेकेंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, P2 बराबर 1 अपॉन जेड ई की पावर माइनस की बीटा ऑफ E2, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो लेंगे। और दूसरी चीज ये, अगर फर्स्ट स्टेट में प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी ये है, तो पार्टिकल की दोनों ही स्टेट में पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी का मान क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी दीज टू स्टेट क्या होगी, P1 प्लस P2 इक्वल टू
1, क्योंकि या तो फर्स्ट स्टेट में हो सकता है या सेकंड स्टेट में, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 P1 और P2 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो पार्टिकल के पूरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों के योग के बराबर, जो कि वैल्यू 1 के बराबर होगी। P1 प्लस P2 का मान 1 है। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के बीटा ऑफ E1 अपॉन e की पावर माइनस के बीटा ऑफ E2 इक्वल टू e की पावर प्लस के बीटा कोष्टक में E2 माइनस E1 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो P1 अपॉन P2 इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, e बीटा ऑफ डेल ऑफ E के बराबर। बीटा थर्मल टेम्परेचर 1 अपॉन KT। ठीक है, तो यहां से ये P1 अपॉन P2 इसके तो आप क्या ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में डेल ऑफ E का मान क्या है, 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन K का मान क्या लिखोगे, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 23 इंटू आपके पास में टेम्परेचर का मान क्या है, 300। ठीक है ना, इस वैल्यू को सॉल्व करने पर जो मान आएगा P1 P2 इक्वल टू क्या आएगा आपके एक्सपोनेंशियल कोष्टक में 3.86। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, 2.72 के बराबर होता है। जब ये मान 2.72 के बराबर है तो उस कंडीशन में 2.72 की पावर अगर 3.86 करोगे तो इसका मान लगभग किसके बराबर आएगा, आपके 47.46 के बराबर आएगा। अब देखो P1 और P2 का रेशियो किसके बराबर है, 47.46। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के यूज से आपको क्या मिलेगी, दोनों ही स्टेट की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो देखो अपन यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, P1 बराबर 47.46 P2 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस P1 के मान को इस समीकरण में रखोगे तो 47.46 P2 प्लस P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से P2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 48.46 और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.0205 के बराबर। ये अगर 0.0205 है तो उस कंडीशन के अंदर सॉरी P1 का मान क्या होगा, 0.9795। मतलब लगभग आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या है, 0.98 और ये वैल्यू क्या है, 0.0205। अगर परसेंटेज के रूप में देखोगे तो ये क्या है, टोटल पार्टिकल का कितना परसेंट है, 2%। ये कितना है, टोटल पार्टिकल का 98%। मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया दो एनर्जी स्टेट, उस एनर्जी स्टेट में जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट होगा उसके अंदर एन का कितना, 98% पार्टिकल जो होंगे एन के वो कौन से स्टेट में पाए जाएंगे, पहले स्टेट के अंदर। वैसे सेकंड स्टेट के लिए लिखोगे तो एन का कितने परसेंटेज पार्टिकल, 2% पार्टिकल जो होंगे वो आपके कौन से स्टेट में पाए जाएंगे, सेकंड स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, मतलब N2 के अंदर और ये आपके क्या हो जाएगा, N1। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी मालूम है तो ये पता करना सरल हो जाएगा कि कौन से स्टेट में कितने पार्टिकल पाए जाएंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको क्या है कि डायरेक्ट पूछ लिया कि एक की स्टेट की और दूसरे स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया। एक आपको पूछ लिया कि एनर्जी ज्ञात कर लो या टेम्परेचर ज्ञात करो, उस टाइप का भी क्वेश्चन कराया। अब एक जो थर्ड टाइप, इसके अंदर जो ये लास्ट जो 2-3 टाइप की चीजें पूछ सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, या फिर एवरेज एनर्जी पूछ सकता है, या एवरेज एनर्जी पूछ ले, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, या फिर आपको 2 स्टेट की एनर्जी दे दे और पूछ ले कि उन अवस्थाओं की टेम्परेचर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और इससे हटके इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो नया टॉपिक है वो आपके क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब देखो फ्री एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो आपके पास अवस्था होगी उस अवस्था के अंदर कितनी
एनर्जी जो है वो आपके पास में मुक्त होगी, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके लिए हेल्महोल्ट्ज ने क्या दिया था, फ्री एनर्जी के लिए एक, दो अवस्थाओं के लिए फ्री एनर्जी के लिए क्या दिया था, एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज यूज होगी पहले तो उसके बारे में बता देता हूँ। एक तो आपके चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज होगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। दूसरी चीज इसमें यूज होगी आपके ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, जिसमें आपको मालूम हो डेल क्यू किसके बराबर होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण जो आप करते हो किसी स्टेट के अंदर, तो वो उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा या फिर उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में क्या होती है, व्यक्त होती है, या फिर उसके अंदर यूज होती है। दूसरी चीज ये कि जैसे कि मान लो आपके पास में दो स्टेट है, पहला स्टेट ए, दूसरा स्टेट ए डैश, इससे आपने एनर्जी ऊष्मा का स्थानांतरण क्या किया, डी क्यू इधर की तरफ किया, तो आपको मालूम है डी क्यू इधर की तरफ किया, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो डेल एस बराबर क्या होगा, डेल क्यू अपॉन टी पॉजिटिव आएगा। पर इसके अंदर ये चेंज कितना किसके बराबर आएगा, डेल एस बराबर डेल क्यू माइनस के डेल क्यू अपॉन टी के रूप में। इसका कारण ये कि यहाँ से तो कम हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब आपने जो ऊष्मा को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया, वो भाग जो है ऊष्मा का यहाँ से कौन से दूसरी स्टेट के अंदर जा रहा है, तो वहां पे ऊष्मा का मान बढ़ रहा है, या फिर चेंज ऑफ एंट्रोपी के अंदर क्या होगी, अधिकतम वृद्धि होगी, यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर कमी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपने तो थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ी होगी, इसके अंदर नाम क्या आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें भी आपने देखा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके इसके अंदर जो बीएससी में अभी जो ये पेपर चल रहा है, इसमें ज्यादातर पार्ट जो है आपका स्टैटिस्टिकल का है, तो आपको जो थर्मल की चीजें है वो क्या है, बहुत ज्यादा आनी चाहिए। तो कुछ चीजें इसमें थर्मल की डायरेक्ट आएगी, क्योंकि आप देखोगे तो आपका ये इसके अंदर जो सिलेबस है जो आपके इसके अंदर चल रहा है, वो सिलेबस इस तरीके का नहीं है कि कोई भी पार्टिकल कोई भी आपके टॉपिक जो है वो एक दूसरे, ज्यादातर टॉपिक ऐसे होंगे जो लिंक्ड होंगे, पर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आएंगे। तो डायरेक्ट वाले जो होंगे उसमें पहले से बता रहा हूँ कि इस तरीके के कुछ फॉर्मूले जो है इनका यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब देखो अब देखो किसी भी निकाय में अगर साम्य अवस्था में हो, तो उस कंडीशन में अगर साम्य अवस्था में हो या उससे पहले आपने किसी भी दो निकाय लिए, उसमें आपने क्या किया, ऊष्मा का स्थानांतरण किया, तो उस कंडीशन के अंदर तो उसके अंदर एंट्रोपी में चेंज होगा। लेकिन मान लो आपने ऊष्मा में कोई स्थानांतरण नहीं किया और साम्य अवस्था में हो, तो एंट्रोपी में चेंज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करो, पहले इसके अंदर चेंज करो एंट्रोपी में, चेंज करके फिर उसको साम्य अवस्था की कंडीशन में लो, तब आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिससे आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। वही एनर्जी का फॉर्मूला आपको किसको प्रदर्शित करेगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को प्रदर्शित करेगा। अब देखो अब आपके पास में क्या है, एक निकाय ए स्टार, ठीक है। इस ए स्टार निकाय के अंदर अब देखो ए स्टार निकाय जो अंदर और क्या है, दो और अलग अलग निकाय ए और ए डैश से के अंदर क्या है, विभक्त है। दोनों ही निकायों में क्या है कि वो दोनों क्या है, ऊष्मीय संपर्क में है, ठीक है। ऊष्मीय संपर्क में, एक का टेम्परेचर मान लो T, दूसरे का टेम्परेचर T डैश हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो, अब जब ये ऊष्मीय निकाय में है, या फिर आप अगर इस टोटल ए स्टार निकाय की आप एनर्जी को लिखना चाहोगे, तो ये ए स्टार में क्या लिखोगे, ए प्लस ए डैश के बराबर होगा। जो भी चीज होगी वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी पूरे सिस्टम के लिए। अब देखो इसमें से आप किसी भी एक टेम्परेचर के लिए आप क्या कर लो, एक टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो, ठीक है। मान लो कि एक टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के फिर आगे इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो कि ये जो सिस्टम है उसमें से जो ये ए डैश निकाय है उसकी टेम्परेचर का मान क्या है, टी डैश, वो क्या है, लगभग नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ ही मान लो कि जो पहला सिस्टम उसकी एंट्रोपी का मान क्या है, एस, दूसरे का मान एस डैश है, तो टोटल एंट्रोपी एस स्टार बराबर क्या होगी, एस प्लस एस डैश के बराबर होगी।
ठीक है, टोटल, क्योंकि दोनों ही टोटल निकाय की एंट्रोपी लिखोगे तो वो तो इन दोनों के बराबर ही आएगी, S प्लस S डैश के बराबर आएगी। अब देखो आपने क्या किया, A से A डैश में क्या किया, डेल क्यू ऊष्मा का क्या किया, स्थानांतरण। ऊष्मीय संपर्क में है तो आप क्या कर सकते हो, ऊष्मा का यहाँ पे स्थानांतरण कर सकते हो, हीट का क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपको मालूम है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप हीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हीट होती है वो डेल क्यू बराबर क्या होगा आपके, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। और अगर उस सिस्टम का आयतन फिक्स हो, आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो आपके हीट ट्रांसफॉर्मेशन करने से भी, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आप क्या लिखते हो, पी ऑफ डेल भी लिखते हो, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन हीट की वो ओनली फॉर ओनली किस में चेंज होगी, ऐसे सिस्टम के लिए ओनली फॉर ओनली इंटरनल एनर्जी के रूप में चेंज होगी। इसको क्या बोलते हो आप, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो देखो अब देखो आपने जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ऊष्मा गतिकी के नियम से आपको क्या पता चला, जो भी आपने ऊष्मा का स्थानांतरण किया है वो किसके रूप में कन्वर्ट होगा उस स्टेट के अंदर, ओनली फॉर ओनली इंटरनल एनर्जी के रूप में चेंज होगी। तो देखो जब इंटरनल एनर्जी के रूप में चेंज होगी तो उस कंडीशन के अंदर इनकी एंट्रोपी में भी क्या होगा, कुछ चेंज होगा। तो एंट्रोपी, और एंट्रोपी में चेंज हुआ वो आप कौन से नियम से पढ़ते हो, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से पढ़ते हो। तो जब आपने हीट ट्रांसफर किया तो उस कंडीशन में जो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है उस आधार के ऊपर ए की एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, में परिवर्तन, डेल क्यू किसके बराबर होगा, सॉरी डेल ऑफ एस होगा वो डेल क्यू अपॉन टी बराबर डेल यू अपॉन टी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज कर लेना, ए डैश से किसमें किया गया है, ए के अंदर, क्योंकि एक का टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है ए डैश का। ठीक है, ए डैश से किसमें किया, ए में ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो डेल एस बराबर तो डेल क्यू अपॉन टी बराबर डेल यू अपॉन टी आएगा। पॉजिटिव क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ से आपने इससे किसमें किया है, इस स्टेट के अंदर क्या किया है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो जब यहाँ से आपने यहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इसमें तो हीट क्या होगी, बढ़ गई, मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे तो इस डेल की ऊष्मा के कारण बढ़ गई, पर यहाँ पे उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे डेल एस डैश का मान तो क्या आएगा आपके, माइनस के डेल एस डेल यू अपॉन टी आ जाएगा। और टोटल सिस्टम के अंदर कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है वो डेल एस स्टार किसके बराबर होगा, डेल एस प्लस एस डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर आप किसी भी एक का ही मान रख दो, किसी एक का मान रखो या फिर दोनों के मान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप ओनली फॉर ओनली जो कमी हो रही है उस वाले का मान रखो, मतलब डेल एस डैश बराबर क्या रख दो, माइनस की डेल यू अपॉन टी रख दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डेल एस डैश तो आप क्या लिख सकते हो, डेल एस माइनस डेल यू अपॉन टी लिख सकते हो। तो यहाँ से एंट्रोपी में चेंज जो है ओन डेल एस डैश बराबर आपके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी डैश कोष्टक में टी डैश डेल एस माइनस के डेल यू। तो यहाँ से ये डेल स्टार एस स्टार जो है वो क्या आ जाएगा आपके 1 अपॉन टी डैश कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके डेल्टा बार टी डैश एस माइनस यू के बराबर। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला ये किसको प्रदर्शित करता है, एफ को। अगर मान लो ये टी डैश एस माइनस यू जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर हो। ठीक है, और यदि यहां से एक और माइनस का साइन कॉमन ले लें तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन टी डैश डेल्टा कोष्टक में यू माइनस टी डैश ऑफ एस के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो डेल एस स्टार किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन टी डैश डेल ऑफ एफ के बराबर है। ठीक है, अब देखो जब आपने एंट्रोपी में परिवर्तन
किया, मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन करो, जब आपने ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन किया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उस कंडीशन में तो एंट्रोपी में चेंज जो होता है परिवर्तन डेल एस स्टार जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आप जब तक ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब तो उसमें एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, वो या तो 0 के बराबर हो भी सकता है या फिर 0 से अधिक होगा। दूसरी चीज, अगर आप साम्य अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो उस कंडीशन में चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो उस कंडीशन में जब डेल ऑफ स्टार एस इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये एफ बराबर क्या आ जाएगा आपके, u माइनस टी एस, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो उस कंडीशन के अंदर t और t डैश दोनों का मान क्या होगा, बराबर। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ऊष्मीय संपर्क के अंदर कोई भी दो स्टेट अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो इसकी शर्त मैंने बताई थी, जो फर्स्ट यूनिट है उसकी लास्ट का टॉपिक था, उसके अंदर ही आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई भी दो निकाय इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट में होने की क्या शर्त होगी, उसके इक्विलिब्रियम में होने की शर्त ये होगी उन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टी किसके बराबर आ जाएगा आपके, टी डैश के। तो उस कंडीशन में जो ये एनर्जी का फॉर्मूला आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ये एनर्जी का फॉर्मूला ही आपका क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का मतलब अगर चेंज करोगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन प्राप्त होगी, और अगर आपने मान लो कि चेंज करने के पश्चात या फिर आपके चेंज करने से पहले अगर वो क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन के अंदर चेंज करने के पश्चात कितनी एनर्जी मुक्त हो सकती है, या फिर आप ये कह सकते हो उस एनर्जी का मान किस फॉर्मूले से लिख सकते हो, एफ बराबर यू माइनस टी एस के द्वारा लिख सकते हो। अब देखो डेल एस स्टार बराबर इस फॉर्मूले से तो आपको ये मान पता चल गया। अब उसके बाद में जब आपने ये एंट्रोपी चेंज किया है या फिर ये कह सकते हो ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उस कंडीशन के अंदर इनके टेम्परेचर में भी कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी हम पता कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब आपने टेम्परेचर ऊष्मा का स्थानांतरण किया तो क्या होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा उसका मान क्या होगा, डेल एस स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर आप दोनों ही तरीके से जो दोनों ही सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है उस फॉर्मूले को रखोगे इसके अंदर, तो डेल एस स्टार बराबर आपके पास में क्या आएगा, डेल यू अपॉन टी माइनस डेल यू डैश अपॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो डेल यू और डेल यू डैश उधर चले जाएंगे तो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 अपॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन टी डैश, तो टी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। मतलब आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर क्या किया, ऊष्मा का स्थानांतरण किया है, तो उस कंडीशन में जिस सिस्टम से ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा आपके जिसमें आपने किया उससे क्या होगा, उसका मान अधिक होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्या है, इसी के अंदर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो जो पार्टीशन फंक्शन है उसकी सहायता से हम एनर्जी और प्रेशर और भी अदर जो क्वांटिटी है उनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।